हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, कल हमने छिंदक नागवंश को पढ़ा है, फड़ी नागवंश को पढ़ा है, जिसके अंतर्गत छिंदक नागवंश के अंतर्गत हम लोग अंतिम शासक पढ़े थे जी, हरिश्चंद्र। और इस हरिश्चंद्र के ऊपर वारंगल के राजा अन्नमदेव आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद यहाँ पे काकतीय वंश की स्थापना करते हैं 1324 ईस्वी में। ये हम लोग कल की क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं काकतीय वंश और जनजाति विद्रोह। जो जनजाति विद्रोह होते हैं वो काकतीय वंश के अंतर्गत ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग ट्रिक के जरिए काकतीय वंश और जनजाति विद्रोह को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग पढ़ते हैं काकतीय वंश। ये जो काकतीय वंश की अगर मैं बात करूं तो हरिश्चंद्र पर 1324 ईस्वी में अन्नमदेव आक्रमण करते हैं और यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। और छत्तीसगढ़ में जब काकतीय वंश के प्रारंभ होता है तो ये बहुत लंबे समय तक ये क्या करेंगे जी, शासनकार रहेंगे। बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक अवधि तक अगर कोई शासन करने वाला राजवंश रहा है तो वो है काकतीय वंश। ठीक है, जो कि 1961 तक ये शासन करेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा जी। ठीक है, जहां पे आप लोगों को मराठों को आक्रमण भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना भी देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में जी। तो इन सभी घटना घटेगी किसके अंतर्गत, काकतीय वंश के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चलिए भाई हम लोग काकतीय वंश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। काकतीय वंश, काकतीय वंश की अगर मैं बात करूं तो ये काकतीय वंश की स्थापना कब होता है जी, इनका समय काल क्या रहता है। तो इनका जो शासन काल है क्या है, जो शासन काल है ये आपको देखने को मिलेगा कब से, तो ये अन्नमदेव के आक्रमण से देखने को मिलेगा। और अन्नमदेव आक्रमण कब करता है, 1324 ईस्वी में करता है। और कब तक देखने को मिलेगा, तो 1961 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कब तक, 1324 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। जिसमें से अगर देखें तो आपको संस्थापक के रूप में याद रखना है, वो है संस्थापक। संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में काकतीय, काकतीय वंश का संस्थापक ये कौन है जी, तो इनका नाम लिखना है आप लोगों को संस्थापक के रूप में अन्नम देव। क्या है, अन्नम देव है, जो कि स्थापना करते हैं 1324 ईस्वी में। कब करते हैं, 1324 ईस्वी में कराते हैं। जिसकी जानकारी आपको टेमरा सतीलेख में जानकारी देखने को मिलेगा। इसमें टेमरा सतीलेख में, सती लेख में जानकारी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब मैं छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का संस्थापक इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि चमेली जो की जो गाथा गाई जाती है, वीर गाथा गाई जाती है, चमेली देवी की जो गाथा गाई जाती है, क्या गाई जाती है, गाथा। ये जो गाथा गाई जाती है उसमें अन्नम देव को क्या कहा गया है जी, अन्नम देव को क्या कहा गया है, चालुक्य वंश का कहा गया है। क्या कहा गया है, चालुक्य, चालुक्य वंश का कहा गया है, जिसे चालकी वंश भी कहा गया है। ठीक है, तो ये किस में कहा गया है जी, आप लोगों को गाथा में देखने को मिलेगा जी, बस्तर की जो गाथा है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वजह से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का संस्थापक कौन है, वो है अन्नम देव। और चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, गणपति है वारंगल का, वो अलग है। ठीक है, तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन है, अन्नम देव जी। ठीक, इतना आपको याद रखना है। इसका जो अंतिम शासक है क्या है, इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, तो अंतिम शासक के रूप में, अंतिम शासक के रूप में आपको याद रखना है कौन सा, प्रवीण चंद भंजदेव। कौन सा याद रखना है, प्रवीण, प्रवीण चंद भंजदेव। ठीक है जी, अगर इनका देखें तो इनका अभी भी वंशज हमें देखने को मिल जाएगा कमल चंद भंजदेव। कौन सा है, कमल चंद भंजदेव अभी वर्तमान में जीवित है जी।
ठीक है, अभी भी ये जो राजवंश है काकतीय राजवंश ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो राजवंश है इसकी राजधानी आपको अलग अलग जगहों में देखने को मिलेगा। राजधानी अलग अलग शासक होंगे जो परिवर्तन करते रहेंगे जी। जो प्रारंभिक राजधानी रहेगा वो मंदहोता रहेगा। क्या रहेगा? पहली राजधानी जो रहेगा वो मधोता रहेगा। और जो मधोता है इसको राजधानी कौन बनाता है? तो इसको बनाता है अन्नमदेव। कौन बनाता है? अन्नमदेव राजधानी बनाता है। इसके अलावा अगर दूसरा अगर देखे तो दूसरा राजधानी आपको देखने को मिलेगा चक्रकूट। कौन सा देखने को मिलेगा? चक्रकोट देखने को मिलेगा। ये जो चक्रकोट है इसको राजधानी बनेगा पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम देव कौन करेगा? पुरुषोत्तम देव करेगा। उसके बाद तीसरी राजधानी जो परिवर्तित करेगा जो कि बस्तर में करेगा। कहां पे? बस्तर में परिवर्तित करेगा। वो कौन है? दिक्पाल देव। कौन है? दिक्पाल देव। कौन सा है? दिक्पाल देव। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर देगा। और ये जो जगदलपुर करने वाला है, जगदलपुर जो स्थानांतरित करने वाला है वो है कौन जी? कौन है? दलपत देव। कौन है? दलपत दलपत देव है जी। ठीक, तो ये चार राजधानी आपको याद रखना है काकतीय वंश की। ठीक है जी। अब ये जो काकतीय वंश है इसकी जो कुल देवी है मैं कल की क्लास में बता दिया था। कौन है जी? दंतेश्वरी देवी, मणिकेश्वरी देवी। ठीक है, काकतीय माता। कौन है जी? काकतीय माता है जी। ठीक, ये आपको पता चल गया। तो पहला शासक के रूप में हमें याद रखना है कौन सा? अन्नमदेव जी। ठीक है, तो प्रमुख शासकों को देख लेते हैं कौन कौन सा है प्रमुख शासक। प्रमुख शासक, ठीक है, तो प्रमुख शासक के रूप में आपको पहला शासक याद रखना है वो है कौन सा? अन्नम देव। कौन है? अन्नम देव है। ये क्या है? ये संस्थापक है अन्नम। अच्छा, चलिए ना ट्रिक है, मैं ट्रिक के जरिए आपको याद करवा देता हूँ। ट्रिक है, ट्रिक के जरिए आपको याद करवा देता हूं, क्योंकि काकतीय वंश के अंतर्गत आपको 20 से 22 राजाओं देखने को मिलेगा, एक रानी देखने को मिलेगा जी, जिसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा सकता हूं, पहले भी याद करवाया था जी। चलिए वो ट्रिक को याद करें। ठीक, तो चलिए भाई, प्रमुख शासक को हम लोग ट्रिक के जरिए याद करते हैं। पहला ट्रिक क्या है पहले इसे देखिए। ले, एक लड़का है जिसका नाम है अन्नम। क्या नाम है? अन्नम नाम है। एक लड़का है जिसका नाम है अन्नम। अन्नम क्या है? और अन्नम अमीर है। क्या है? अन्नम अमीर है जी। क्या है? अन्नम अमीर है, लेकिन भय खाता है। क्या है? लेकिन भय खाता है जी। अमीर तो है लेकिन भय खाता है। क्या है? भय खाता है। किससे खाता है भय? तो ये पुरुष से खाता है। क्या है? पुरुष का। किससे भय खाता है? पुरुष का भय खाता है जी, पुरुष का भय खाता है। और पुरुष को अगर देखे तो पुरुष का है, इस इस वजह से पुरुष जो है उसकी हम लोग बुलाते हैं जय। क्या बुलाते हैं? इस वजह से पुरुष की बुलाते हैं हम लोग जय। तो इस वजह से पुरुष की पुरुष की जय। इस वजह से पुरुष की जय जी। ठीक, पुरुष की जय। तो ये एक जो देखने को मिल रहा है पुरुष, एक पुरुष है नर, एक पुरुष है नर। ठीक, और नर क्या है? प्रतापी है। क्या है? एक है प्रतापी है, एक नर जो है वो प्रतापी है। लेकिन ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या? नर। क्या देखने को मिल रहा है? नर। तो ये जो नर हो गए, लेकिन नर प्रतापी है। नर क्या है? प्रतापी है। लेकिन जगत में लेकिन जगत में दो वीर हैं। क्या है? जगत में दो वीर हैं। और एक वीर जो है वो, एक वीर क्या है? नारायण है। क्या है? एक एक क्या है? नारायण है। क्या है? एक क्या है? नारायण है। क्या है? एक है नारायण। और ये जो एक नारायण है और दूसरा क्या है? तो फिर भाई दूसरा है सिंह। दूसरा है सिंह। क्या है? दूसरा है सिंह। इस वजह से दिक्कत में है कौन? चंदेल मामा।
कौन है जी? दिक्कत में है चंदेल मामा, दिक्कत में है चंदेल मामा। क्या है? दिक्कत में है चंदेल मामा, दिक्कत में है चंदेल मामा। इस वजह से दल बनाएंगे कहां पे? अजमेर में। इस वजह से, इस वजह से दल बनाएंगे कहां पे? दल बनाएंगे अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। क्या बनाएंगे जी? ये क्या करेंगे? दल बनाएंगे। जब दल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? जब दल बनाएंगे तो ये कहां पे चला जाएगा? दरिया में चला जाएगा। दिक्कत में है तो कहां जाएगा? दरिया में तो ही जाएगा ना, है ना। तो दल बनाएंगे कहां पे? अजमेर में। अजमेर दिक्कत में है तो क्या बनाएंगे जी? अजमेर में क्या है? दरिया है। क्या है? अजमेर में दरिया है, दरिया है। क्या है? अजमेर में, अजमेर में दरिया है ना। और दरिया में ही भोपाल है। क्या है? दरिया में ही भोपाल है। क्या है? दरिया में ही भोपाल है। इसलिए भय है, भय खाता है रुद्र से। इस वजह से, इस वजह से भय में है, भय में है कौन? रुद्र। कौन है? भय में है रुद्र। और भय क्यों है? क्योंकि प्रफुल्ल इला भंज दी तेखर से ती है। क्योंकि प्रफुल्ल, क्योंकि प्रफुल्ल, प्रफुल्ल भंज देही, भंज देही तेखर से थी। ये काम हवै, ये हवै दिक्कत में जी, भय में हवै। ठीक है। अब देखथन जी इलेक्ट्रिक ला। अगर तुम काकती वंश, अगर आप मतलब काकती वंश याद करना हवै तो काकती वंश ला याद करे के एक तरीका हवै। और वो तरीका का हवै? वो तरीका हवै ट्रिक के माध्यम से हम याद करथन। अन्नम अमीर है, भय खाता है पुरुष का, इस वजह से पुरुष की जय। नर है प्रतापी, लेकिन जगत में दो वीर है, एक है नारायण तो दूसरा सिंह है। इस वजह से दिक्कत में है चंदेल मामा, और इस वजह से दल बनाएंगे अजमेर में। दिक्कत में है चंदेल मामा तो दल बनाएंगे अजमेर में। और दरिया में ही भोपाल है, दरिया में ही भोपाल है। इस वजह से भय खाता है रुद्र। क्यों खाता है? क्योंकि प्रफुल्ल भंज दही तेखर से का है, यह दिक्कत में है जी। ठीक है। जिसमें से देखा तो अन्नम से हो जाए अन्नम देव, अन्नम देव हो जाए। ठीक है। अन्नम से अन्नम देव। उसके अलावा आप लोगों को देखने पड़ेंगे हमीर देव, अमीर से हो जाएगा हमीर देव, हमीर देव, हमीर देव। दिख रहा है ना ये कलर? नहीं दिख रहा है। अन्नम से अन्नम से अमीर देव, हमीर से, अमीर से हमीर देव। ठीक है। भय से भैरव देव। कौन सा है? भय से भैरव देव, भैरव देव। ठीक है। इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो क्या करें जी साथियों? इसमें विजुअल नहीं, इसमें भी नहीं। चलिए भाई दो ही कलर यूज, नहीं ब्लैक में करते हैं, ब्लैक तो दिखाई देगा ना जी। हाँ, ब्लैक में दिखाई देगा। ठीक है। अन्नम से अन्नम देव, अमीर से हमीर देव, भय से भैरव देव। कौन सा है? भय से भैरव देव हो गया। ठीक है। और पुरुष से पुरुषोत्तम देव, पुरुष से पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। मेरे को ही नहीं दिख रहा है यार, क्या लिख रहा हूं मैं? आप लोगों को दिख रहा है? इसमें तो ठीक से दिख रहा है, इसमें मेरे को नहीं दिख रहा है। लेकिन व्हाइट ही कलर यूज करूं क्या मैं? क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा है, ऊपर में लिख रहा हूं तो। लेकिन आप लोगों को ठीक से विजुअल हो पा रहा था। चलिए लिखता हूं, पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव है जी। ठीक है। इस वजह से पुरुष की जय, और जय से हो जाएगा क्या जी? जय सिंह देव। एक हो गया ये, एक हो गया अमीर हो गया, भय हो गया, और पुरुष, पुरुष से हो जाएगा पुरुषोत्तम, और जय से हो जाएगा जय सिंह देव। कौन सा हो जाएगा? जय सिंह देव, जय सिंह देव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हो जाएगा नर। नर क्या है? प्रतापी है।
तो नर से हो जाएगा नरसिंह देव। कौन सा हो जाएगा? नर से हो जाएगा नरसिंह देव। नरसिंह देव, नर से नरसिंह देव। प्रतापी है जी, इस वजह से प्रताप देव। ठीक है, प्रताप देव, प्रताप राज देव, प्रताप राज देव हो गया। जगदल, जगत में दो वीर हैं, क्या है? जगत, जगत से जगदीश देव, जगदीश देव। और दो वीर हैं जिसमें से एक है, एक वीर का नाम क्या है? नारायण, वीर नारायण देव। कौन सा है? वीर नारायण देव, वीर नारायण देव। और दूसरा है सिंह, नरसिंह देव। कौन सा है? नर सिंह देव। ठीक है, एक है वीर, कौन सा? वीर नारायण सिंह देव, और दूसरा है वीर सिंह देव। नरसिंह देव क्यों लिखता हूं? वीर सिंह देव, वीर सिंह देव। कौन सा है? वीर सिंह देव। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया। उसके बाद है दिक्कत, दिक्कत से हो जाएगा दिक्पाल देव, दिक्पाल देव, दिक्पाल देव हो जाएगा। और चंदेल मामा से हो जाएगा चंदेल मामा। कौन सा हो जाएगा? दिक्कत में है, दिक्कत में है चंदेल, राजा चंदेल, राजा आएगा। और राजा के हम लोग याद रख लेंगे, राजा से याद रखेंगे क्या? राजपाल देव, राजपाल देव। ठीक है, और चंदेल मामा से हम लोग याद रखेंगे चंदेल मामा, चंदेल मामा। कौन सा? चंदेल मामा याद रखेंगे जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और होगा दल, दल से हो जाएगा दलपत देव। कौन सा? दल से हो जाएगा दलपत देव, दलपत देव। अजमेर से हो जाएगा अजमेर सिंह, अजमेर सिंह। ठीक है, अजमेर से हो जाएगा अजमेर सिंह। दरिया से हो जाएगा दरिया देव, दरिया देव। और दरिया देव के अलावा आपको देखने को मिलेगा भूपाल देव। कौन सा है? भूपाल देव, भूपाल देव। भोपाल से एक और आता है यार, पहले में कौन आता है? दरिया महिपाल देव। कौन सा है? महिपाल देव। यहाँ पे है मही, मही से हो जाएगा महिपाल देव, महिपाल देव। और भोपाल से भोपाल देव। कौन सा हो जाएगा? भोपाल देव आ जाएगा। ठीक है, भोपाल देव। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है भैरुद्र, भैरव देव। कौन सा है? भैरव देव, भैरव देव। रुद्र से रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप देव। ठीक है, प्रफुल्ल से प्रफुल्ला देवी। कौन सा है? प्रफुल्ला देवी, महारानी है जी ये, प्रफुल्ल देवी, प्रफुल्ल कुमार देवी, प्रफुल्ल देवी, प्रफुल्ला देवी। कौन सा है? प्रफुल्ला देवी। और भंज से आपको याद रखना है, भंज से आपको याद रखना है कौन सा? प्रवीण चंद भंजदेव। कौन सा याद रखना है? प्रवीण चंद, प्रवीण चंद भंजदेव। कौन सा याद रखना है? प्रवीण चंद भंजदेव याद रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद करवाया हूं जी, जिसमें से ये बताइए अन्नम से अमीर देव। चलिए मैं काउंट करता हूं, पहले 22 होना चाहिए। एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया। ये है 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15। ठीक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। जी हाँ, बिल्कुल 22 है। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, यही सब राजाएं हैं। ठीक है, चोरो पोरो हो गए ना चोरो पोरो हो गए। याद करना है, ट्रिक के जरिए हम लोग सभी को याद नहीं कर सकते। हमें देखिए भाई, हमें छत्तीसगढ़ का ही बस याद करना है। क्या करना है? छत्तीसगढ़ का ही बस हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें अगर कोई भी नौकरी पाना है, कोई भी वैकेंसी को क्रैक करना है, तो इसके लिए हमें सभी राजवंशों का अलग अलग से ट्रिक तो हम नहीं बना सकते ना। अगर बना भी लेंगे तो इतना सारा सिलेबस है, इसमें हम लोग ट्रिक को याद करेंगे तो ट्रिक को हम लोग भूल जाते हैं। ट्रिक को हमें ज्यादा उपयोग नहीं करना है। क्या है? ट्रिक का उपयोग हमें ज्यादा नहीं करना है, लेकिन याद हो जाए
क्रम से याद हो जाए, इस वजह से इसको मैं आप लोगों को बता दिया हूं। लेकिन मेरा सलाह यह है कि आप लोग क्रम से 4 बार 5 बार 10 बार जितने बार हो आप लिख लिख कर पढ़ाई करो, याद हो जाएगा। मैं भी लिख लिख कर याद किया था, लेकिन बाद में ये ट्रिक मुझे पता चला, तो ये ट्रिक को मैं आप लोगों के समक्ष रख दिया, क्योंकि ये ट्रिक बहुत अच्छा है जी। ठीक, चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अन्नम देव से। अन्नम देव से हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे, और इन जो सभी जो राजा हैं, इन सभी राजाओं को हमें उतना ज्यादा जानकारी, जिनका जानकारी मिलेगा उन्हीं को बस याद रखना है, जिसकी जानकारी हमें नहीं मिलेगा उसके बारे में नहीं याद रखना है। ठीक है, तो चले भाई अन्नम देव को याद करते हैं। पहला है कौन सा, अन्नम देव। अन्नम देव, ठीक, ये राजा है जी। ये क्या है, राजा है, जिसकी राजधानी, जिसकी राजधानी क्या है, मधुता है। क्या है, मधुता है। ये मधुता है, और ये क्या है, संस्थापक है। क्या है, संस्थापक है, काकतीय वंश के संस्थापक है। इसके अलावा अन्नम देव के बारे में और क्या याद रखना है, कि इसके बारे में याद रखना है कि ये इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया है दंतेवाड़ा में। क्या है, दंतेश्वरी का मंदिर, दंतेश्वरी का मंदिर निर्माण किया है, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है जी, क्या किया है, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किया है जी। ठीक है, और जो बस्तर के लोक गीत हैं, लोक गाथा है, इसमें इसे चालुक्य वंश कहा गया है। क्या कहा गया है, चालुक्य वंश कहा गया है। जाहिर सी बात है चालुक्य वंशी है, क्योंकि ये इन्होंने वारंगल से यहाँ पे आके शासन किया है जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जी, ये बस आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, इन्होंने हरिश्चंद्र के ऊपर, हरिश्चंद्र के ऊपर 1324 ईस्वी में क्या किया है जी, आक्रमण किया है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या किया है, स्थापना किया है। और इनका जो शासन काल भी रहेगा, वो जो शासन काल रहेगा, शासन काल, शासन काल रहेगा वो 1324 ईस्वी से ही प्रारंभ होगा। कब से, 1324 ईस्वी से प्रारंभ होगा, और यह 1369 तक, 1369 तक ये क्या करेंगे, शासन करेंगे जी। तो इनका शासन काल 1324 से लेकर 1369 तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद इनका जो पुत्र रहेगा, इनका जो पुत्र का नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा हमीर देव। चलिए यहीं पास लिख देता हूं, पुत्र रहेगा इसका, पुत्र हमीर देव, हमीर देव। ये जो हमीर देव है, ये दूसरा राजा रहेगा काकतीय वंश का। ठीक है जी, इनके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा से। उड़ीसा के, उड़ीसा के जो इतिहास है, उड़ीसा के इतिहास, इस इतिहास में आपको हमीर देव के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जी। ठीक है, इसके बाद हमीर देव के बाद जो अगला शासक आएगा, वो अगले शासक का नाम क्या रहेगा, भैरव देव। क्या रहेगा, भैरव देव। ठीक है, वहां पे आपको भैरव देव देखने को मिलेगा, वहां पे भैरव देव, भैरव देव, भैरव देव अलग है जी ना। ठीक है, ये क्या है, भैरव देव है जी। ठीक है, ये जो भैरव देव है, इसके बारे में क्या पता चलता है, इसके बारे में यह पता चलता है कि इसकी जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी है, और इसकी जो पत्नी का नाम है वो क्या है, मेघावती। क्या है, मेघावती नाम है। ये जो मेघावती है इसकी पत्नी, इसी के ही नाम पर, इसी के ही नाम पर साड़ी है जी, साड़ी है, जो कि साड़ी का नाम आपको प्रचलन में है मेघई साड़ी, मेघई, मेघई साड़ी के नाम से प्रचलित है। कौन सा, मेघा साड़ी के नाम से प्रचलित है, मेघावती के ही नाम पर स्थित है, जो कि इन्हीं के ही पत्नी है जी, भैरव देव के। ठीक, ये जो ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलता, इस वजह से ये बेसिक से उड़वाते जाएंगे। ठीक है, अगला जो शासक रहेगा वो पुरुषोत्तम देव रहेगा। कौन रहेगा, पुरुषोत्तम। और ये जो पुरुषोत्तम देव है, ये महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि ये प्रतापी है। ये भी पुरुषोत्तम देव, ये क्या है, पुरुषोत्तम देव है जी। इनका शासनकाल आपको याद रखना है। जी हाँ, इनका शासनकाल आपको याद रखना है। जो मैं शासनकाल याद रखवाऊंगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, आप लोगों को उनको समझना है थोड़ा सा, है ना। इनका जो शासनकाल रहेगा वो 1468 से लेकर 1468 ईस्वी से लेकर 1534 ईस्वी तक रहने वाला है। कब तक, 1534 ईस्वी तक ये रहने वाला है इनका शासनकाल। ठीक, ये है पुरुषोत्तम देव।
अब पुरुषोत्तम देव के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले आया तो ये क्या करेंगे, राजधानी को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, परिवर्तन करेंगे। और ये जो राजधानी है इनकी, वो राजधानी क्या रहेगा, ये राज रहेगा मधोता। क्या है, मधोता है। और इस मधोता से ये कहां पे ले जाएंगे, ये ले जाएंगे बस्तर पे। कहां पे, बस्तर पे लेके जाएगा। ठीक। पुरुषोत्तम देव क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम देव राजधानी परिवर्तन करते हैं मधोता से बस्तर जी। ठीक। इसके बाद ये क्या करेंगे जी, ये उड़ीसा क्षेत्र से लगा हुआ है बस्तर संभाग, तो उड़ीसा क्षेत्र में लगा हुआ है, इस वजह से ये ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने पेट के बल सरकते हुए, जो सांप चलता है ना ऐसा 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 ऐसा, वैसे ये पेट के भर सरकते 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 उड़ीसा के पुरी चले जाते हैं। पुरी में मंदिर है ना, पुरी मंदिर है, वहां पे चले जाते हैं। तो वहां पे जाते हैं तो वहां के जो राजा हैं, उड़ीसा के जो राजा हैं, उसे इस बात की पता चलता है कि इन्होंने पेट के भर सरकते सरकते हमारे पुरी में आए हैं करके। तो ये क्या करेंगे, वहां के जो राजा हैं उसे रथ देंगे जी, 16 पहियों वाला देंगे, 16 पहियों वाला रथ देंगे और इसे रथपति की उपाधि देंगे। तो इनकी जो उपाधि है उसे याद रखना है। उपाधि क्या है, तो उपाधि आपको याद रखना है रथपति की, रथपति की उपाधि याद रखना है। और ये जो वापसी आएंगे, तो ये जो वापसी आएंगे तो ये क्या करेंगे जी, जब वहां से वापस आएंगे तो ये बहुत सारे काम को प्रारंभ करवाएंगे, जैसा कि पर्व, गोचा पर्व प्रारंभ करवाएंगे, गोचा पर्व प्रारंभ करवाएंगे। गोचा पर्व के अलावा यहाँ पे क्या करेंगे जी, रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे, रथ यात्रा कहां पे, बस्तर क्षेत्र में रथ यात्रा का प्रारंभ करेंगे, गोचा पर्व का प्रारंभ करेंगे। इसके उपलक्ष्य में बस्तर दशहरा मनाया जाएगा। क्या है, बस्तर दशहरा। ये जो बस्तर दशहरा रहेगा ये 75 दिनों का चलेगा जी, 75 दिनों तक ये चलेगा बस्तर दशहरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है जी। इसके अलावा और पुरुषोत्तम देव के बारे में क्या याद रखना है, तो पुरुषोत्तम देव के बारे में याद यह रखना है कि ये क्या थे जी, ये मंत्री थे जी। ठीक है, मंत्री किसके थे, काकतीय वंश के राजा हुआ थे, उसके क्या थे, ये मंत्री थे जी। किसके, जाजल्य देव के। ठीक। आगे याद रखते हैं जी, आगे याद रखने हैं कौन सा है, पुरुषोत्तम के देव के बाद अगला जो हमें याद रखना है वो कौन सा है, पुरुषोत्तम देव के बाद नर प्रतापी है, पुरुष की जय, भय खाता है पुरुष, जय सिंह देव। ठीक है, कौन सा याद रखना है, जय सिंह देव को याद रखना है, जय सिंह देव, जय सिंह देव। और जय सिंह देव के बारे में हमें क्या याद रखना है साथियों, तो जय सिंह देव के बारे में हमें जानकारी यह मिलती है कि इनका जो शासन काल है वो 1534 से लेकर 1558 तक है। इसके अलावा जो अगला जो शासक रहेगा इसके बारे में जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ कालखंड बस दिया रहता है, उसका नाम है नरसिंह, नरसिंह देव, नरसिंह देव ये भी वही है। इसके बाद जो अगला शासक रहेगा नरसिंह देव के बाद प्रताप रुद्रदेव, प्रताप राजदेव, प्रताप, प्रताप राजदेव, प्रताप राजदेव है जी। ठीक है, जय सिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राजदेव। इसके अलावा और देखने को मिलेगा जगदीश देव। कौन सा है, जगत में दो वीर हैं, जगदीश देव। कौन सा है, जगदीश देव, जगदीश देव। जगदीश देव के बारे में आपको क्या याद रखना है जी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है इनके भी शासन काल खंड के ही बारे में याद रखना है, क्रम बस याद रखना है आप, क्रम बस। प्रताप राजदेव के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में याद आ गया। हैदराबाद के, क्या है, हैदरा, हैदराबाद के एक शासक है, इन्होंने हैदराबाद के कुली कुतुब शाह की सेना को पराजित कर दिया था। किसे, हैदराबाद के जो शासक है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह, इसके सेना को पराजित कर दिया था जी, इनके सेना को पराजित कर दिया था, इनके सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, ये याद रखना है प्रताप राजदेव के बारे में। इसके बाद जगदीश देव, जगदीश देव के बारे में खास जानकारी नहीं है, सिर्फ कालखंड बस है। इसके बाद जो अगला शासक रहता है वो है वीर नारायण देव। कौन सा है, वीर नारायण देव। जगत में दो वीर हैं, एक है वीर नारायण देव, वीर
नारायण देव, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, कालखंड है। और दूसरा है कौन सा, नरसिंह देव, सॉरी वीर नरसिंह देव, वीर नरसिंह, नरसिंह देव, नरसिंह देव, ठीक है, ये याद रखना है। अब वीर सिंह देव के बारे में अब क्या याद रखना है, वीर सिंह देव के बारे में आपको याद रख, नरसिंह नहीं, वीर सिंह है, क्या है, वीर सिंह, वीर सिंह के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में याद रखना है, इन्होंने राजपुर किला का निर्माण किया था। और राजपुर कहां पे है, बस्तर में है जी, है ना। तो राजपुर, राजपुर किले का, राजपुर किले का निर्माण किया है जी, राजपुर किले का निर्माण किया है ये, ठीक। इसके बाद जो अगला शासक रहेगा वो रहेगा कौन, दिक्पाल देव, दिक्कत में है राजा चंदेल मामा, तो दिक्पाल देव, दिक्पाल देव क्या है जी, दिक्पाल देव दिक्कत में है, राजा, राजा से, राजा से राजपाल देव, कौन सा है, राजपाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा से चंदेल, चंदेल, चंदेल मामा, चंदेल मामा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा अगला शासक, चंदेल मामा आ जाएगा जी। यही क्या है, दिक्कत में है ना, इस वजह से दल बनाएंगे अजमेर में, अगला में पढ़ेंगे। तो दिक्कत में क्या है, दिक्कत में है दिक्पाल देव, शासन कालखंड, राजपाल देव शासन कालखंड याद रखना है। ये क्या करेंगे, ये उपाधि धारण करेंगे, पौड़ागढ़, पौड़ागढ़ चक्रवर्ती की उपाधि धारण करेंगे राजपाल देव। चंदेल मामा क्या है, अलग है जी, इनकी जो मामा है उनके यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे शासन करने लग जाएगा। ये जो चंदेल मामा है ये दूसरा है, काकती वंश का नहीं है, ये जो चंदेल मामा है इस वजह से इनको दल हो, ये आ जाएंगे, दलपत देव आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, दलपत देव आ जाएगा। और दलपत देव इसको आक्रमण करने के बाद, इनकी हत्या करने के बाद, इनकी हत्या करने के बाद क्या करेंगे, सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, है ना। तो अगला जो शासक रहेगा वो कौन रहेगा, दलपत देव, दलपत देव रहेगा। और दलपत देव के बारे में आपके जानकारी होगा कि इन्होंने क्या किया है जी, दलपत सागर झील का निर्माण किया है जी, ठीक है। तो इनका जो कालखंड है ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ही शासन काल में मराठों का आक्रमण हुआ था जी। तो इनका शासन काल आपको याद रखना ही है। तो इनका जो शासन काल है वो क्या है जी, शासन काल, इनके शासन काल की अगर मैं बात करूं तो शासन काल आपको देखना है 1721 से लेकर, कब से, 1721 से लेकर आपको याद रखना है 1741 तक, कब तक, 1741, 1741 कैसे कह रहा हूं, ये तो लंबा समय तक शासन करेगा, 1721 से लेकर 1794, 94, 74, 74 है जी, 1774 है, क्या है, 1774 है, 1774 तक ये रहेगा इनका शासनकाल, क्या रहेंगे, 1774 तक रहेगा। जिसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा क्या, तो राजधानी आपका क्या है जी, बस्तर है। और बस्तर राजधानी है तो ये क्या करेंगे, बस्तर से जगदलपुर परिवर्तित कर देंगे, अपनी जो राजधानी है वो बस्तर से, बस्तर से कहां पे लेके जाएंगे, बस्तर से लेके जाएंगे जगदलपुर, जगदलपुर लेकर चले जाएंगे और जगदलपुर शहर बसाएंगे, ठीक है, ठीक है, जी हाँ ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है 1770 में, कब, 1770 में प्रथम, प्रथम मराठा, मराठा आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ बस्तर में, हुआ बस्तर में, प्रथम मराठा आक्रमण हुआ 1770 में। आक्रमणकर्ता कौन है, तो मराठा के जो सेनापति थे, सेनापति थे, उस सेनापति का नाम क्या था जी, तो सेनापति का नाम था नीलू पंत, क्या था, नीलू पंत, क्या था, नीलू पंत था। ये नीलू पंत क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। तो इसके जो आक्रमण है इसको क्या कर देंगे, असफल कर देंगे, असफल कर देंगे, कौन, दलपत देव, पराक्रमी है जी, ठीक है, ये है, ये क्या करेंगे,
दलपत देव क्या करेगा, वस्तु विनिमय का प्रारंभ करेंगे। अब वस्तु विनिमय क्या है, किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के क्या करेंगे, ये प्रचलन, दूसरी वस्तु का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, वस्तु विनिमय का प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा बंजारा जाति द्वारा क्या किया जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है जी, ये है दलपत देव के अलावा। और दलपत देव क्या करेंगे, दलपत सागर झील का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, दलपत सागर झील का निर्माण करेंगे जी। क्या करेंगे, दलपत सागर झील का निर्माण करेंगे जी, ये याद रखना है जी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या याद रखना है, तो इसके अलावा याद रखना है कि इनके दो पुत्र थे, दलपत देव के दो पुत्र थे, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम था अजमेर सिंह। क्या था, अजमेर सिंह था। क्या था, अजमेर सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम था दरिया देव, दरिया देव था। अब बड़ा पुत्र हुआ है, इस वजह से ये राजा बनेगा। क्या बनेगा, ये राजा बनेगा जी। अब ये दो दरिया देव है, ये क्या है, ये सत्ता लोभी है। ये क्या है, सत्ता लोभी है कि मैं बन जाऊं क्या, मैं बन जाऊं राजा। कौन बोलता है, दरिया देव बोलता है। ठीक है जी। तो अजमेर सिंह राजा बनेगा, तो अजमेर सिंह के बारे में हमें पता होना चाहिए, अजमेर सिंह के बारे में हमें पता होना चाहिए। अजमेर सिंह, ये जो अजमेर सिंह है, क्या है, ये जो अजमेर सिंह है, इसके बारे में हमें याद रखना है कि बस्तर की जो प्रथम क्रांति हुई है, उसका मसीहा के रूप में जाना जाता है अजमेर सिंह को। तो बस्तर क्षेत्र का क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है अजमेर सिंह को। बस्तर क्षेत्र का क्रांति का मसीहा, मसीहा किसे कहा जाता है जी, वो कहा जाता है अजमेर सिंह को कहा जाता है, क्योंकि इनके ही शासन काल में प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ था। ठीक है, प्रथम जनजाति विद्रोह, प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ था। और उस विद्रोह का नाम क्या है जी, उस विद्रोह का नाम है हलबा विद्रोह। क्या नाम है, हलवा विद्रोह नाम है, हलबा विद्रोह। क्या नाम है, हलबा विद्रोह है जी। ठीक, इनके अंतर्गत अगर देखे तो इनसे अजमेर सिंह क्या था जी, संपूर्ण वो जो क्षेत्र था उसमें क्या था, राजा था, और इसकी जनता भी इनको मानती थी जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी, हलबा विद्रोह होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो आते हैं वो अत्याचार करने लग जाता है, इस वजह से यहाँ पे हलबा विद्रोह होगा। और हलबा विद्रोह करेगा कौन, जिसका नेतृत्व करेगा अजमेर सिंह। और इनकी ही हत्या करवा देता है कौन, हत्या करवा देता है इनके भाई, इनके भाई हत्या करवा देंगे, जिसका नाम क्या है जी, इनके भाई का नाम है दरिया देव। कौन है, दरिया देव है। ठीक है, क्यों करवाएगा जी, इससे पहले क्या करेगा, कोट पाट की संधि करवाएगा। क्या करेगा, कोट पाट की संधि होगा। इससे भी पूर्व क्या होगा, सॉरी इससे पूर्व करो, कोट पाट की संधि होगा। क्या होगा, कोट पाट की संधि होगा जी। और कोट पाट की संधि कब होगा, 6 अप्रैल 1778 को होगा। और कोट पाट की संधि करने वाला कौन है, दरिया देव है। ठीक है, तो अगला है दरिया देव, अगला शासक कौन है, दरिया देव। तो ये क्या करेगा, कोट पाट की संधि करेगा, कोट पाट की संधि करेगा। और कोट पाट की संधि करेगा कब, इनकी जो संधि होगा वो कब होगा जी, 6 अप्रैल 1778 को होगा। कब होगा, 6 अप्रैल 1778 को होगा कोट पाट की संधि। और इसी कोट पाट की संधि होती है तब छत्तीसगढ़ का अंग बनेगा बस्तर क्षेत्र। प्रथम बार छत्तीसगढ़ का क्या होगा जी, अंग बनेगा, हिस्सा बनेगा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनेगा कौन, बस्तर क्षेत्र
बस्तर क्षेत्र क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बनेगा, हिस्सा बनेगा। यह है कोट पाट की संधि। कब होगा? 1778 को। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी जो सरगुजा संभाग है वह 1905 में आएगा जी। रियासतों का जब पुनर्गठन होगा तब, ठीक, तब अस्तित्व में आएगा। अभी जो वर्तमान में पूर्ण हम जो पढ़ते हैं ना 33 जिले, उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। इनके ही शासन काल में 1795 में 1795 में क्या होगा? भोपालपट्टनम का भोपालपट्टनम का संघर्ष होगा। क्या होगा? भोपालपट्टनम का संघर्ष देखने को मिलेगा जी, दरिया देव के ही काल में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला शासक पढ़ते हैं जिसका नाम है महिपाल देव। कौन सा है? महिपाल देव। महिपाल देव। और महिपाल देव के बारे में क्या याद रखना है जी? विद्रोह। क्या याद रखना है? विद्रोह याद रखना है। कौन सा? परलकोट का विद्रोह। कौन सा याद रखना है? परलकोट का विद्रोह। परलकोट का विद्रोह, ठीक। परलकोट का विद्रोह, इतना आपको मैं सबको पढ़ाऊंगा, सब विद्रोह को मैं एक एक करके बताऊंगा। ये बता रहा हूं कि परलकोट का विद्रोह होता है, ठीक। ये देखिए जी, ये जो है महिपाल देव, महिपाल देव क्या करेंगे? कोट पाट जो संधि हुआ था, कोट पाट की जो संधि हुआ है, इस कोट पाट संधि को क्या करेंगे? ये उल्लंघन कर देंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम क्या होगा? यहाँ पे आक्रमण करेगा कौन? अंग्रेज। अंग्रेज क्या करेंगे? इसके ऊपर आक्रमण करेगा। क्या करेगा? अंग्रेज। अंग्रेज नहीं, मराठा करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज नहीं, मराठा करेंगे। क्योंकि कोटपाट की संधि होती है मराठा और अंग्रेजों के बीच में होता है ना। तो यहाँ पे क्या कौन आक्रमण करेगा? मराठा करेंगे जी, मराठा। मराठों का आक्रमण होगा, ठीक है। कोटपाट की संधि नहीं मानेगा तो ये आक्रमण कर देगा, ठीक। ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है? परलकोट का विद्रोह होता है, ये सब आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे भूपाल देव। मही भूपाल है, मही भूपाल है, ये सब याद रखिए। देखिए मैं याद किया हूं किसे? मैं याद किया हूं ट्रिक को। और मैं ही भूपाल है, मैं ही भूपाल है, दरिया मही भूपाल है, ठीक है। तो दरिया मही, महिपाल देव, भू से भूपाल देव, ठीक है। ये याद करने का तरीका है जी, किस प्रकार से हम याद करें। ये अपने अपने कॉन्सेंट्रेट है, अपने अपने मानसिक योग्यता है, किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो भूपाल देव के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह क्या है? मेरिया विद्रोह देखने को मिलेगा जी। वहां पे हिंट किया था, कब हुआ है? 1842 को होगा। इसके अलावा तारापुर का विद्रोह होगा, तारापुर का विद्रोह होगा, ठीक है। एक होगा मेरिया विद्रोह, दूसरा होगा तारापुर का विद्रोह। दोनों होगा, दोनों होगा 1842 को प्रारंभ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा? भैरव देव। और भैरव देव के वही बारे में आपको याद रखना है जी, उनके ही शासन काल में 3 विद्रोह होगा। भैरम देव, भैरम देव, इसके शासन काल में 3 विद्रोह होंगे। कितने विद्रोह? 3 विद्रोह। इसमें से पहला विद्रोह आपको देखने को मिलेगा कब? 1856 में, लिंगागिरी, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह कब होता है? 1856 में होता है। इसके अलावा दूसरा विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, वो कब? कोई विद्रोह, कोई 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 विद्रोह। और ये जो कोई विद्रोह है ये कब होता है जी? कोई विद्रोह आपको देखने को मिलेगा 1859 को। कब देखने को मिलेगा? 1859 को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक और विद्रोह जो कि होता है 1856 में, सॉरी 56 बोल रहा हूं, 76 में होता है, मुड़िया विद्रोह। कौन सा? मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह कब होता है? 1876 में होता है, ठीक। ये आपको याद रखना है किसके अंतर्गत? भैरम देव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत?
भैरम देव, वो पहले पढ़े वो भैरम देव है, भैरव देव है, और ये है भैरम देव। ठीक है, इन्हीं के ही शासन काल में यूरोपीय यात्री चार्ल्स एलियट आएंगे। क्या करेंगे? इन्हीं के ही शासन काल में चार्ल्स एलियट, यूरोपीय यूरोपीय यात्री चार्ल्स एलियट, चार्ल्स सी चार्ल्स सी एलियट, चार्ल्स सी एलियट के बारे में, यूरोपीय यात्री चार्ल्स सी एलियट, उतना प्रत्यक्ष रूप से मुझे जानकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि लिंगागिरी विद्रोह को दबाने के लिए ये आए थे, जो कि 1856 में आया था। अब ये कौन आया था मेरे को पता नहीं है, चार्ल्स एलियट है या कौन है, कोई यूरोपीय यात्री आया था। उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, यूरोपीय यात्री 1856 में जरूर आएंगे, इतना तो पता चल रहा है, लेकिन यूरोपीय यात्री कौन है ये पता नहीं चल रहा है। तो उसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा, नहीं बताएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट पिन कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में पहला शासक था जी। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने के बाद छत्तीसगढ़ का जो काकतीय वंश का जो पहला शासक है वो कौन है? भैरम देव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? विलय हो जाएगा, है ना, 1853 में हो जाएगा जी, हड़प नीति के तहत हड़प लेगा, तो ये कौन सा होगा? पहला शासक होगा। तो ब्रिटिश के अधीन प्रथम शासक कौन है? ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश के अधीन अधीन प्रथम शासक, काकतीय वंश का प्रथम शासक ना ये है। और इसके अधीन में और भी बहुत सारे आपको शासक देखने को मिलेगा, जिसमें से रुद्र प्रताप देव देखने को मिलेगा। कौन सा? रुद्र प्रताप देव देखने को मिलेगा। तो अगला शासक कौन रहेगा? रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव। कौन सा है? रुद्र प्रताप देव है। और रुद्र प्रताप देव के बारे में हमें क्या जानकारी मिलते हैं? तो इनके शासन काल में सेंट ऑफ जेलूसेरम की उपाधि अंग्रेजों द्वारा इसे ही दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करेंगे जी? रुद्र प्रताप देव जगदलपुर में चौराहों का निर्माण करेंगे, है ना, सड़क का निर्माण करेंगे, सड़क का जाल बनाएंगे। इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा? चौराहों का नगरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चौराहों का नगरी, या फिर चौराहों का शहर किसे कहा जाएगा? जगदलपुर को कहा जाएगा। तो जगदलपुर में, कहां पे? जगदलपुर में चौराहों का निर्माण करेगा, चौराहों चौराहों का निर्माण करवाएगा। इस वजह से जगदलपुर को क्या कहा जाएगा? चौराहों का शहर, या फिर नगरी कहा जाएगा। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ठीक, और आपको याद रखना है एक विद्रोह इसी के ही शासनकाल में जिसका नेतृत्व करेंगे गुंडाधुर, जो कि 1910 में होगा, जिसका नाम रहेगा क्या? भूमकाल विद्रोह। क्या रहेगा? भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह रहेगा। ठीक है जी, कौन सा विद्रोह? भूमकाल विद्रोह रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अगला शासक याद रखना है, शासक रुद्रभंज देही। अगला याद रखना है प्रफुल्ल कुमारी देवी। कौन सा है? प्रफुल्ल 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 कुमारी देवी। कौन सा है? प्रफुल्ल कुमारी देवी है जी। ये राजकुमारी है। ये क्या बनेगा जी? शासन का भागडोर संभालेगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है, वो है प्रफुल्ल कुमारी देवी। कौन सा है? प्रफुल्ल कुमारी देवी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका, महिला शासिका है जी। क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है, वो है प्रफुल्ल कुमारी देवी है जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद जो अगला शासक रहेगा जिसे हम लोग अंतिम शासक के रूप में जानते हैं उसका नाम है प्रवीण चंद भंजदेव। प्रवीण चंद भंजदेव। कौन सा है? प्रवीण चंद भंजदेव है। कौन सा है? प्रवीण चंद भंजदेव। ठीक है, ये जो प्रवीण चंद भंजदेव है ये क्या है जी? अंतिम शासक है। क्या है? अंतिम शासक है। अंतिम शासक है। तो इनका शासनकाल आपको इंपॉर्टेंट है जी। ठीक, ये जो शासनकाल रहेगा तो ये 1936 से लेकर 1961 तक ये शासन करेंगे, जिसमें से अगर देखें तो 36 से 61 है, मतलब आजादी हमें मिला है 1947 को। तो 1947 में क्या होता है जी? आजादी होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है? रियासतों का विलय किया जाता है। तो रियासतों का जब विलय किया जाएगा तो हस्ताक्षर कौन करेंगे? प्रवीण चंद भंजदेव करेगा, है ना। तो बस्तर का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन होगा? वो होगा प्रवीण चंद भंजदेव। बस्तर का प्रथम स्वतंत्र शासक कोई है तो वो है प्रवीण चंद भंजदेव। ठीक, इसके अलावा क्या याद रखना है? हस्ताक्षर करता है। रियासतों का विलय पत्र में हस्ताक्षर करता है जी। कौन है? कौन करता है? ये करता है प्रवीण चंद भंजदेव करता है। ठीक है, इसी वजह से इसे इसके सम्मान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? तीरंदाजी क्षेत्र में, तीरंदाजी क्षेत्र में क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी क्षेत्र में पुरस्कार पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किसके नाम पर? प्रवीण चंद भंजदेव के नाम पर दिया जाता है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। बस्तर का विलय किया जाएगा 1948 में। ठीक है जी, रियासतों का विलय किया जाएगा तब। ये था काकतीय वंश, और काकतीय वंश के अंतर्गत बस आपको इतना ही याद रखना है जी। इसके बाद जो अगला हम लोगों को याद रखना है वो है जनजातीय विद्रोह। कौन सा याद रखना है? जनजातीय विद्रोह को याद रखना है। ये जो जनजातीय विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो ये जो जनजातीय विद्रोह है, कौन सा है? ये जो जनजातीय विद्रोह है यह काकतीय वंश के शासन काल में ही प्रारंभ होता है जी। और विद्रोह का कारण क्या होगा? संस्कृति हस्तक्षेप, जनजाति का शोषण, ये रहने वाले मुख्य कारण तो यही रहेगा। जनजातियों की जो संस्कृति है, लोकल संस्कृति है, उसमें अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो तो आवाज उठाएगा। अगर आप लोग जनजातियों को शोषण कर रहे हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएगा। तो ये जनजाति विद्रोह किसके काल में होगा? यह जनजाति विद्रोह काकतीय वंश में होगा जी। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों का पहला जो विद्रोह होता है वो जनजाति विद्रोह होता है। कौन सा पहला विद्रोह होता है? हलबा विद्रोह। कौन सा होता है? हलबा विद्रोह होता है जी। ठीक है, तो चले भाई, इसी हलबा विद्रोह को हम लोग पढ़ते हैं। हलबा विद्रोह होता है, कब होता है? 1774 में होता है। अजमेर सिंह शासक रहते हैं और इनके ही नेतृत्व में होता है। ये नेतृत्व है, ये वाला नेतृत्व है, इनके ही नेतृत्व में होता है जी। अजमेर सिंह क्या थे? शासक थे। भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है, कब होता है? वो होता है 1795 में होता है। ये अबूझमाड़ियों के द्वारा यह संघर्ष किया जाता है, जो कि दरिया देव के शासन काल में किया जाता है। ठीक है, अगला जो विद्रोह रहेगा वो परलकोट का विद्रोह रहता है। कब से कब तक? 1824 से लेकर 25 तक रहता है। यह गेंद सिंह के नेतृत्व में महिपाल देव के शासन काल में यह विद्रोह होता है। इसके अलावा आपको मेरिया विद्रोह देखने को मिलेगा। ये जो मेरिया विद्रोह है यह 1842 में होता है, जो कि हिदेमा माझी के द्वारा किया जाता है, भूपाल देव के शासन काल में किया जाता है। उसके बाद तारापुर का विद्रोह होता है। ये जो तारापुर का विद्रोह है यह 1842 में होता है, जो कि दलगंजन सिंह के नेतृत्व में होता है, भूपाल देव के शासन काल में होता है। ठीक है, अगला विद्रोह होता है वो है लिंगागिरी विद्रोह। ये जो लिंगागिरी विद्रोह है ये 1856 में होता है, ध्रुवा राम माड़िया के नेतृत्व में होता है, जो कि शासन काल किसका रहेगा? भैरम देव का रहेगा। कोई विद्रोह, मौर्य विद्रोह भी भैरम देव के ही शासन काल में होता है, जो कि कोई विद्रोह होगा 1859 में, और मौर्य विद्रोह होगा आप लोगों के लिए 1876 में झाड़ा सिंगरा के नेतृत्व में, और कोई विद्रोह होता है नागुरदोला के नेतृत्व में। ये तीनों विद्रोह होगा भैरम देव के
शासनकाल में। अगला जो रहेगा और लास्ट रहेगा भूकाल विद्रोह, जो कि 1910 में होगा। यह गुंडाधुर के नेतृत्व में होगा और शासक कौन रहेगा? रुद्र प्रताप देव रहेगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया भाई? जी हाँ साथियों, इतना हमें पता चल गया सर। तो हलबा विद्रोह का शासनकाल 1774 में हुआ है। ये जो हलबा विद्रोह होता है यह अजमेर सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में होता है जी। जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध चल रहा था अजमेर सिंह और दरियादेव के, उसके लिए यह हुआ था जी। और 1777 में, कब? 1777 में क्या होता है? अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात यहाँ पे हलबा विद्रोह समाप्त हो जाता है जी। क्या हो जाता है? हलबा विद्रोह यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, हलबा विद्रोह को जनजाति सॉरी नरसंहार का श्रेणी दिया गया है जी, हलबा विद्रोह को। ठीक है, नरसंहार का। इसके अलावा भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये जो एक संघर्ष है जो कि अवध के द्वारा दरियादेव के शासनकाल में हुआ था, जो कि अंग्रेज शासक कैप्टन ब्लंट को इंद्रावती पर रोकने के लिए यह किया गया था संपूर्ण अबुझमाड़ जनजातियों द्वारा। ठीक है, इसके अलावा परलकोट विद्रोह, ये जो परलकोट विद्रोह है यह 1824 से लेकर 1825 के मध्य में होता है, जिसका नेतृत्व करते हैं गेंद सिंह। ये जो गेंद सिंह है यह परलकोट के एक जमींदार थे। और गेंद सिंह कहां पे थे जी? तो गेंद सिंह परलकोट मतलब अबुझमाड़ क्षेत्र के रहने वाले थे, नारायणपुर के रहने वाले थे जी। ठीक है, और इनका जो विद्रोह हुआ था, जो विद्रोहकर्ता के जो प्रतीक चिन्ह था वो था धावड़ा वृक्ष की टहनी। अब ये ऐसा करते हैं, जो अंग्रेज और मराठा यहाँ पे शोषण करने लग जाते हैं, तो इनके खिलाफ जो विद्रोह करते हैं वो परलकोट का विद्रोह होता है जी। इनके शासनकाल में होता है, महिपाल देव के शासनकाल में होता है। ठीक है, इनका जो विद्रोह होगा तो उस समय जो शासक रहेंगे, ब्रिटिश अधिकारी रहेंगे, वो रहेंगे कैप्टन एगन्यू रहेगा। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आएंगे? चांदा के अधीक्षक आएंगे, चांदा के केप पेबे आएगा, कैप्टन पेबे आएगा जी। ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकलेगा? 25 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी हो जाएगा। कब होगा? 25 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी हो जाएगा जी। उसके बाद परिणाम क्या आता है? परलकोट विद्रोह समाप्त। उसके बाद आ जाता है अगला, अगला आ जाता है वो कौन सा है? मेरिया विद्रोह। और ये जो मेरिया विद्रोह होता है ये 1842 में होता है और हिडिंबा माझी के नेतृत्व में होता है। मेरिया, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। कौन से? भूपाल देव के समय में। भूपाल देव के समय में क्या होता है जी? नरबलि प्रथा पर रोक लगाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे जी? नर बलि प्रथा को रोक लगाएंगे, जिसमें से हिडिंबा माझी के नेतृत्व में क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे। कहां पे करेंगे? दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे जी। क्योंकि नर बलि व्यक्ति को बलि देने रहा था, इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे? दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा को रोक करेंगे। और पूर्णतः रोक नहीं कर पाएंगे, मतलब रोक हो जाता है, रोक देते ही देते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, अंग्रेज। ठीक है जी, इतना आपको पता चल गया। चलिए, अगला जो विद्रोह होगा वो है तारापुर का विद्रोह। ये जो तारापुर का विद्रोह होता है ये भी 1842 में ही होता है। कब होता है? 1842 में होता है। मेरिया विद्रोह से भी पहले ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1842 से लेकर 1854 तक यह विद्रोह चलेगा, 1854 तक। ठीक है, जिसमें विद्रोह का कारण क्या था? तारापुर परगना में अत्यधिक कर वृद्धि लगा दिया था, कर दिया था। इस वजह से ये क्या करेंगे? दलगंजन सिंह के नेतृत्व में तारापुर परगना में विद्रोह करेंगे जी। ठीक है, शासक कौन है? भूपाल देव है। परिणाम क्या आएगा? सफल रहेगा, मराठों ने कर को वापिस लिया था जी। तारापुर के विद्रोह सफल रहता है, जो कि मराठों का द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उसे क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। ठीक है, अगला विद्रोह है लिंगागिरी का विद्रोह। ये जो लिंगागिरी का विद्रोह है यह भोपालपट्टनम में, भोपालपट्टनम कहां पे है? बीजापुर में होता है। ठीक है, भैरव देव के शासन काल में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? धुर्वाराम माड़िया के नेतृत्व में होता है जी। ठीक, ये होता है जी। इसके बाद अगला जो है वो है कोई विद्रोह। अगला कोई है? कोई विद्रोह। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ध्रुवराम माड़िया, ये जो ध्रुवराम माड़िया है इसको भी फांसी दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ध्रुवराम माड़िया को भी फांसी दिया जाता है। इस वजह से यह क्या है? दूसरा शहीद कहलाता है जी। ठीक है, ये है।
अगला है कौन सा, कोई विद्रोह, और कोई विद्रोह का जो विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है 1859 में, और इनका जो नेतृत्व करता है वो है नागुरदौला, और इनका जो शासक है जो कि भैरम देव है, भैरम देव के ही शासन काल में यह क्या हुआ है, कोई विद्रोह हुआ है जी। ठीक, इसके अलावा मौर्य, इसके अलावा मौर्य विद्रोह देखने को मिलेगा। मौर्य विद्रोह कब होता है, 1876 को होता है। झाड़ा सिरला, झाड़ा सिरला के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है, नेतृत्व किया है, जो को के शासनकाल में हुआ है, तो यह भैरम देव के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था आम वृक्ष की टहनी। ठीक है, धावा वृक्ष की टहनी दूसरा है, आम वृक्ष की टहनी मौर्य विद्रोह है। ठीक, विद्रोह के दमन करता कौन है जी, तो मैक जॉर्ज है। कौन सा है, मैक जॉर्ज है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये है, इसके अलावा आपको याद रखना है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ है, गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ है, रुद्र प्रताप देव के शासन काल में हुआ है। ठीक है, ये क्या है जी, ये है भूमकाल विद्रोह। कौन सा है, भूमकाल विद्रोह है। ठीक है, और इसमें भी प्रतीक चिन्ह पूछता है, तो इसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको याद रखना है लाल मिर्च, लाल वृक्ष और वृक्ष की टहनी आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है जी, ये है, ये भी असफल ही रहता है जी। ठीक, तो ये हो गया क्या जी, ये हो गया बस्तर के काकतीय वंश, और आपको देखने को मिल गया है विद्रोह, जनजाति विद्रोह। ठीक है, आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।